देखिए, ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में कुछ चीजें आपकी बुक में हैं, वो एज इट इज पढ़नी है आपको। हम क्या कर रहे हैं कि छोड़ते चले जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मुझसे भी जो बातें कर रहे हैं जो लोग, वो भी यही कहते हैं कि कौन सी चीज छोड़नी। देखो, छोड़ना वो है जो चैप्टर कंप्लीटली हट गया। आप कोई भी अपने लेवल पर रिस्क ना लें। जब आप रिस्क ले लेते हैं तो मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि 100 और 99 में एक ही नंबर का फर्क होता है, सिर्फ एक नंबर का। और 100 की वैल्यू क्या होती है, 99 की वैल्यू क्या होती है, आप सब जानते हैं। 100 का मतलब 100 होता है। आपको फुल प्रिपरेशन करनी है, लेकिन प्रिपरेशन सही तरीके से करनी। मैं इस तरह से लिखना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि ये एक ऐसा तरीका है। जैसे मुझसे काफी बार पूछा जाता है कि नोट्स किस तरह से बनाएं, नोट्स किस तरह से बनाएं। देखिए, नोट्स बनाने का कोई तरीका नहीं होता है, कोई भी तरीका नोट्स बनाने का नहीं होता है। बस उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती कि नोट्स आपका टाइम बचाएं। मान लीजिए आपकी बुक में कोई चीज लिखी हुई है, आप एज इट इज उसको अपनी नोटबुक में स्टार पॉइंट बना करके लिख देंगे, तो जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको फिर से वही चीज पढ़नी पड़ेगी, तो टाइम आपका उतना ही लगेगा। तो जब आपका समय उतना ही लगा, तो आपने क्यों अपना और एक्स्ट्रा टाइम लगा करके उन नोट्स को लिखा। आपके नोट्स इतने ब्रीफ होने चाहिए, इतने शॉर्ट होने चाहिए कि आपको डायरेक्टली वो वर्ड्स उन वर्ड्स से समझ में आ जाए। यहां पर मैंने उन वर्ड्स को लिखा है, ये भी एक तरीका है। एक तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये भी एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आप साथ साथ लिखते रहें ताकि आपको दोबारा से लिखने की जरूरत ना पड़े। नोट्स बिल्कुल रफ बनाएं, नोट्स में आप ज्यादा कलाकारी करने की कोशिश ना करें। नोट्स में कुछ चीजों का ध्यान रखें, जो इसमें भी मैंने रखा है उसको इंक्लूड किया है, मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने नोट्स को बहुत ज्यादा डेकोरेट ना करने लग जाएं, क्योंकि आप अपने नोट्स अपने तक सीमित रखें, आपको समझ में आ सके ऐसे नोट्स बनाएं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे कि यूएसएसआर का क्या सिस्टम था, क्या उसकी डिसएडवांटेजेस थी, और कैसे हमारा यूएसएसआर एंड होता है। देखिए, हमने कोल्ड वॉर में देखा, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि कोल्ड वॉर का मतलब था कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक वॉर लाइक सिचुएशन थी। वॉर हो नहीं रहा था, लेकिन एक लड़ाई जैसा माहौल बना हुआ था कि किसी भी समय लड़ाई हो सकती। दोनों ने अपनी अपनी अलायंसेस बनाई। यूएस ने 1949 के अंदर नेटो बनाई, तो 1955 में यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट बनाई। उसके बाद भी हमने देखा कि बहुत से हाई पॉइंट्स आए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने स्टडी किया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कोल्ड वॉर में। उसके बाद हम देखें कि ऐसा क्या हुआ कि यूएसएसआर, जो कि यूएस को एक एक टक्कर दे रहा था अच्छे से, जिसकी जो एक पावरफुल ऑप्शन था यूएस के लिए, वो किस तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया। ऐसे कौन कौन सी चीजें हुई कि हमारा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। आपकी बुक में शुरुआत की गई बर्लिन वॉल से। देखिए, बर्लिन वॉल 1961 के अंदर बनाई गई। 150 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, यानी कि इसकी टोटल जो लेंथ है वो 150 किलोमीटर है। बर्लिन जो शहर था, हमने देखा था कि जर्मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। और बर्लिन जो वॉर थी, बर्लिन वॉल जो बर्लिन जो सिटी थी, वो कैपिटल सिटी थी। और बर्लिन के अंदर आपने क्या किया कि उसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में, बर्लिन को भी, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। याद रखिए, जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। और बर्लिन को भी बांटा गया ईस्ट बर्लिन, वेस्ट बर्लिन में। ईस्ट बर्लिन दिया गया यूएसएसआर को, और वेस्ट बर्लिन दिया गया जो वेस्टर्न पावर्स थी। 150 किलोमीटर की ये दीवार थी, और 9 नवंबर 1989 को इसको गिरा दिया गया। यानी कि यूएसएसआर इस कदर वीक हो चुका था कि यहां लोगों ने ही, किसी ने औरों ने नहीं, बल्कि लोगों ने ही इस दीवार को गिरा दिया। तो यूएसएसआर की वीकनेस का एक पॉइंट हमें देखने को मिला यहां पर भी, कि आम जनता तक इतनी पावरफुल हो चुकी थी। तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण रहे कि जिस तरह से ये यूएसएसआर खत्म होता चला गया। लेकिन उससे पहले हम यूएसएसआर की फॉर्मेशन पे बात करते हैं। 1917 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है। 1917 रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन जो है वो क्लास 9th में आप पढ़ करके आए हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूं कनेक्टिविटी, तो क्लास 9th की वो वीडियो आप देख सकते हैं रशियन रेवोल्यूशन की। देखिए, रशियन रेवोल्यूशन होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि रशिया के अंदर पहले रूलर्स थे, जो किंग थे, उनको बोला जाता था जार।
जार निकोलस सेकंड जो थे वो रूलर थे उस समय, और जार निकोलस सेकंड के खिलाफ एक बार पहले भी 1905 के अंदर भी जो है रेवोल्यूशन हो चुका था, लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने कहा, एक वो लॉलीपॉप दे दी कि चलो जी पार्लियामेंट बना देते हैं, रशियन पार्लियामेंट। आपको मैं बता दूं, रशियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड ड्यूमा, DUMA, ड्यूमा। ड्यूमा बनाया, लेकिन विद इन 75 डेज उन्होंने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। 1917 में एक इमीडिएट स्पार्क मिला लोगों को कि वर्कर्स की कंडीशन खराब थी, ऑलरेडी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, और ऊपर से रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया। एंड व्हेन रशिया लॉस्ट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो वर्कर्स थे उन लोगों ने रिवोल्ट किया, और इस रिवोल्ट को लीड किया किसने? व्लादिमीर लेनिन ने। व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन ने इस पूरे रिवोल्ट को जो है लीड किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि रशिया के अंदर कम्युनिज्म आया, सोशलिज्म आया। आपको पता है 3 मुख्य बातें होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया। ये 3 मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं। सोशलिज्म में ये होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या बनेगा। भाई कौन सी, अगर मैं कोई चीज बनाना चाहता हूं तो मैं कौन सी चीज बनाऊंगा? आप सोचें, मैं ऐसी चीज बनाऊंगा जिसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो, या समाज सेवा के लिए बनाने लग जाऊंगा? ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने प्रॉफिट की बात करूंगा। मैं किस तरह से बनाऊंगा? मैं उस तरह से बनाऊंगा जैसे मुझे आसानी हो। मान लो मुझे कोई ऐसी चीज है जिसमें मशीनें लगाने से फायदा है, तो मैं मशीनों से वो काम करवाऊंगा। कोई ऐसी चीज है जिसमें मुझे वर्कर्स से फायदा है, लेबर से फायदा है, तो मैं लेबर लगाऊंगा। तीसरा, किसके लिए बनाऊंगा? मैं उन इंसानों के लिए बनाऊंगा जो मेरी चीज को खरीदने के लिए सक्षम हो, जिससे मुझे प्रॉफिट मिले। कैपिटलिज्म के अंदर देखा जाए तो इन तीनों में ही सिंपल डिसीजन लिया जाता है कि आदमी अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए और ऐसे लोगों के लिए चीजें बनाता है जिससे उनको प्रॉफिट मिले। लेकिन सोशलिज्म में सरकार देखती है, सरकार कहती है कि सोशल वेलफेयर की चीजें बनाओ। कैसे बनाओगे? अगर वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर मान लीजिए बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक नहीं, मशीनें नहीं, लोगों को लगाओ। फिर आप किसके लिए बनाएंगे? आप आम जनता के लिए बनाएंगे, आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। अब सब कुछ ही गवर्नमेंट बना रही है, तो ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी, और कैपिटलिज्म इसका उल्टा है। सोशलिज्म कहता है कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, कैपिटलिज्म कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। इनका एसोसिएशन कर लिया जाता है पॉलिटिकल टर्म्स में। ये एक तरीके से इकोनॉमिक टर्म्स हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, कम्युनिज्म। लेकिन इनका जो पॉलिटिकल नोटेशन है वो किस तरह से है वो हम देखें। अगर आपने पहला चैप्टर ध्यान से पढ़ा तो आपने देखा होगा कैपिटलिज्म विद लिबरल डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म विद कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म विद लिबरल डेमोक्रेसी यानी कि जहां कैपिटलिज्म होगा वहां डेमोक्रेसी होगी, ये मान लिया जाता है। लेकिन जहां सोशलिज्म है, जहां समाजवाद है, वहां कम्युनिज्म होगा, यानी कि वहां पर वन पार्टी डोमिनेंस होगी, वन पार्टी रूल होगा, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, वहां कोई अपोजिशन नहीं होगी, वहां सरकार से आप सवाल नहीं पूछ सकते, जैसा कि आपने चाइना में देखा। एसोसिएशन है, चाइना मार्केट सोशलिस्ट इकोनॉमी है। जब चाइना की बात आप पढ़ेंगे, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में भी आएगा, उस सिचुएशन में, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन उठता है ना कि आप कहोगे कि सर जहां कैपिटलिज्म है वहां डेमोक्रेसी है, जहां सोशलिज्म है वहां कम्युनिज्म है, लेकिन कई की जगह पे ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब कनेक्टिविटी, फिर से कनेक्टिविटी यहां पर आती है कि आपने पढ़ा चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड के अंदर डेमोक्रेसी थी, लेकिन चाइल्ड की डेमोक्रेसी के अंदर क्या था? सोशलिज्म था। तो ऐसा भी हो सकता है कि डेमोक्रेसी सोशलिज्म के साथ मिल जाए, लेकिन जनरली ये ट्रेंड देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि इन लोगों ने क्या किया। कम्युनिज्म जब यहां पर आया तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना शुरू किया। इन्होंने रशियन एम्पायर के जो पार्ट थे उन सभी को मिला करके, और 30 दिसंबर 1922 को जो है इन्होंने यूएसएसआर की फॉर्मेशन कर ली, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है, सोशलिस्ट रिपब्लिक्स इसमें आपको याद रखना है बस। यूनियन का मतलब ग्रुप, सोवियत का मतलब है कि अ लॉ मेकिंग बॉडी। अगर आप देखें तो रशिया के, आप बार बार इसमें चैप्टर में भी देखेंगे कि जो मॉस्को के अंदर सोवियत थी, यानी कि मॉस्को के अंदर जो पार्लियामेंट थी, वो पार्लियामेंट पूरे यूएसएसआर के डिसीजंस ले रही थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आपकी दिल्ली की पार्लियामेंट है जो कि नेशनल कैपिटल के अंदर है, आपकी देश की
पार्लियामेंट है, लेकिन स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर है। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उनकी पार्लियामेंट तो थी, उनकी सोवियत तो थी, लेकिन एक सुप्रीम सोवियत थी जिसको बोला गया मॉस्को सोवियत, जो मॉस्को के अंदर थी। मॉस्को का ओल्ड नेम पेट्रोग्रेड है, तो कभी कभी पेट्रोग्रेड सोवियत भी बोल दिया जाता है, लेकिन मॉस्को सोवियत आप याद रखें। सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का मतलब आपको पता है कि सोशलिज्म व्हेन वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सोशलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए मैंने 5 लाख कमाए और मैंने अपनी कंपनी के अंदर 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए दिए, अपने वर्कर्स के अंदर शेयर था, इनकी 50% उनको दिया गया। अगर मैं 10 लाख कमाऊं तो कैपिटलिज्म क्या कहता है कि 2.5 लाख ही उनकी सैलरी, तो तुम्हारे पास प्रॉफिट है 7.5 लाख का। लेकिन सोशलिज्म कहता है कि नो नो नो, तुमने ज्यादा इसलिए कमाया है क्योंकि उन लोगों ने मेहनत की है तुम्हारे लिए, सो नाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट 50%, तो 5 लाख उनको दो। अब तुम फिर 20 लाख कमाओगे तो 10 लाख देना पड़ेगा। इस तरह से सोशलिज्म कहता है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट इसमें है। इन्होंने यूएसएसआर की फॉर्मेशन की और हम देखेंगे कि यूएसएसआर का क्या पॉलिटिकल सिस्टम रहा। यूएसएसआर ने एक चीज अपने दिमाग में रखी कि हमें इक्वालिटी रखनी है। ये कैपिटलिज्म की वजह से तो रिच और पुअर के अंदर क्लास डिवाइड हो जाती है। कार्ल मार्क्स से बहुत इंस्पायर्ड थे व्लादिमीर लेनिन, और मार्क्स ने एक बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उस बुक से भी इन्होंने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने कहा कि फ्यूचर सोसाइटी इज ऑफ वर्कर्स। अब हम देखें कि सोवियत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां केवल कम्युनिस्ट पार्टी है। अब आपने इतना लिख दिया ओनली कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसके साथ आपको यह लिखने की जरूरत नहीं है कि देयर वाज नो अपोजिशन। अंडरस्टूड है कि ओनली ओनली कम्युनिस्ट पार्टी, वहां कोई और अपोजिशन पार्टी नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध कोई नहीं कर सकता, कम्युनिस्ट पार्टी की मोनोपोली है, डिक्टेटरशिप है। इकोनॉमिक सिस्टम देखा जाए तो 3 वर्ड्स हैं, प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सोशलिज्म से इंस्पायर्ड। सोशलिज्म के अंदर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया, समाजवाद यानी कि कलेक्टिव वर्क यहां पर फोकस किया गया। आप देखेंगे कि व्लादिमीर लेनिन जो थे 1924 में व्लादिमीर लेनिन की डेथ होती है, बुक में नहीं है थोड़ा सा। व्लादिमीर लेनिन के बाद जोसेफ स्टालिन पावर अपने हाथों में लेते हैं। जोसेफ स्टालिन कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, अब यहां से आएगा क्योंकि यहां पर प्लानिंग है, प्लानिंग, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन्होंने 1929 के अंदर शुरू किया। जोसेफ स्टालिन ने कहा कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, कि खेत है, हाँ जी है, तो सारे के सारे किसान जाकर के वहां पर काम कीजिए। अब सारे किसान काम करेंगे, सारे लोग मिलकर के काम करेंगे, सबको इक्वल पे मिलेगा, इक्वालिटी। इन्होंने सोवियत यूनियन ने याद रखा कि हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है। इस इक्वालिटी के चक्कर में जो आपके लिए लिखा हुआ है ना, अ नीड फॉर एग्लिटेरियन सोसाइटी, तो एग्लिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है कि द सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन इक्वल प्रिंसिपल्स, सब लोगों के लिए इक्वालिटी हो। आपने इक्वालिटी की बात की, तो प्लानिंग के अंदर इन्होंने प्लानिंग अपनाया, सोशलिज्म के अंदर इन्होंने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम्स अपनाए कि सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के सैलरी मिलेगी। अब उस मिलकर के में नुकसान हो गया, जब 10 लोग काम कर रहे हैं तो भाई पैसा तो मिलना ही है, मैं क्यों काम करूं, इतना वो कर रहे हैं। जब ये तरह की आपस में उनके बीच में वो होने लग गया तो लास्ट में उनको नुकसान भी हुआ। सोवियत यूनियन ने कंट्रोल्ड इकोनॉमी, देखिए कंट्रोल्ड इकोनॉमी का मतलब होता है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी को एक और बोला जाता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लान्ड का मतलब है कि प्लानिंग ऑप्ट की, कंट्रोल्ड इकोनॉमी का एक नाम है सेंट्रली प्लान्ड, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये इकोनॉमिक सिस्टम है जो क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के बच्चे पढ़ करके आए। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें सरकार सारे निर्णय लेगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, केवल ये 3 डिसीजंस होते हैं, ये सरकार डिसाइड करेगी। जहां पर वो होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और जिसमें ये तीनों चीजें मार्केट डिसाइड करे, मार्केट फोर्सेस की, जिस चीज की डिमांड मैं तो वो चीज बनाऊंगा, जिस चीज की डिमांड नहीं वो चीज नहीं बनाऊंगा, तो वहां मार्केट इकोनॉमी। इंडिया के अंदर आपने देखा मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब कि आप बनाओ, मार्केट फोर्सेस बनाएंगी, हम तो रेगुलेट कर रहे हैं बस कुछ चीजों को, तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी की बात की। इसके साथ इन्होंने कहा मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स। मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स मतलब इंश्योर किया कि इतना तो आपको जरूर मिलेगा, ये कंडीशंस जरूर होंगी। आपकी हाउसिंग की बात की जाए, आपके एजुकेशन की बात की जाए, आपके हेल्थ की बात की जाए, तो उन सब के अंदर उन्होंने सब्सिडीज दी, गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया उन सब चीजों को।
उसके बाद देखें तो पिन टू कार, यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट बना रही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया की किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं। याद रखिए, जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तब आप अपने डिसीजंस अपने आप ले सकते हैं, आप पावरफुल होते हैं। जब आप किसी पे डिपेंड करने लग जाते हैं तो आपकी चीजें बिगड़ती चली जाती। डिपेंडेंसी हमेशा से गलत है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना हो जाएं, आप किसी के ऊपर निर्भर ना हो जाएं। रशिया ने मेंटेन करके रखा अपने आप को, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुआ, इसीलिए पावरफुल रहा। उसकी इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी यूएस के बाद। ये भी उसको, जब हमने देखा कि सोवियत यूनियन और यूएसए ही दो ऐसी पावर्स थी जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती थी, तो उसका एक रीजन था कि इसकी इकोनॉमी बहुत पावरफुल थी। इसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, क्योंकि रशिया बहुत वास्ट रीजन है। रशिया के अंदर आप रशिया एज अ पावर में भी देखेंगे, उनके ऑयल की प्रोडक्शन, अभी रिसेंटली भी जो आपके पास देखा कि एक वॉर चली रशिया के बीच में और सऊदी अरेबिया के बीच में, जो कि पेट्रोल के ऊपर थी, जिसमें प्रोडक्शन उन्होंने रोका ही नहीं। तो इस तरह की बात भी आपको देखने को मिलेगी कि रिसोर्सेज से तो फुलफिल है। उसके बाद स्टेट ओनरशिप, देखिए स्टेट सब कुछ ओनर करती है। मैंने फिर आपको बताया कि देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय स्टेट, स्टेट का है सब कुछ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी बुक में नहीं है। राइट टू वर्क, सभी लोगों को राइट टू वर्क दे दिया गया था। राइट टू वर्क का मतलब है कि अब आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखें कि यार स्वर्ग जैसा माहौल है, बस दारू और लड़कियां नहीं मिली यहां पर। अब यहां देखा जाए तो राइट टू वर्क दे दिया, काम मिल गया, घर मिल गया, एजुकेशन मिल गई, पेंशन मिल गई, हेल्थ की फैसिलिटीज मिल गई, सब कुछ सब्सिडाइज्ड है। तो इतना अच्छा सिस्टम होने के बावजूद और डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ऐसी क्या क्या गड़बड़ इन लोगों ने की। तो देखिए, जिस ये जो उसकी सोवियत सिस्टम की जो खासियत हमने पढ़ी, तो हर इंसान में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ खराब चीजें होती हैं। हम अच्छी चीजों को देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये भी है, तब हम देखते हैं कि इसके अंदर वो कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस थी, वो कौन सी डीमेरिट्स थी। पहली डीमेरिट है ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। देखिए, अथॉरिटेरियन का मतलब होता है कि सीधा सीधा ऑटोक्रेटिक सिस्टम था। ब्यूरोक्रेट्स यानी कि पार्टी के जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। यहां ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वहां पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स हैं। वहां इतना अथॉरिटेरियन सिस्टम है कि आपके पास कुछ भी करने की आजादी नहीं है, सरकार की मनमर्जी चलेगी, आप सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। सेकंड पॉइंट भी इससे कनेक्टेड है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। भाई जहां पर वन पार्टी रूल है, वहां आप कौन सी डेमोक्रेसी की बात करेंगे। अब मैं आपको एक बात फिर से, मैं ना चाहते हुए भी आपको कनेक्टिविटी फिर से, क्लास 9th की जो बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसमें क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी, फर्स्ट चैप्टर है उसका। उसमें कहता है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, सिंपल डेफिनेशन। फिर उसके साथ उसकी कुछ वो बताई गई है कि ये चीजें होंगी तब डेमोक्रेसी है, रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल। सेकंड है, नोट करें आप, नोट करें, देखिए मत। सेकंड है कि रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल मस्ट हैव द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन, वही फाइनल डिसीजन ले। तीसरा है इलेक्शन को लेकर के जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्री फेयर इलेक्शन हो, साथ ही साथ चॉइसेस मिले और जीतने वाली पार्टी के पास भी एक हारने का स्कोप हो। तो यहां डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि पार्टी एक है, चॉइस कोई है ही नहीं, तो कौन सा फेयर इलेक्शन हो गया, कौन सा फेयर तो हो गया, मान लो आपने वोटिंग करवा दिया, फ्री कहां हुआ, सिर्फ आप एक ही बंदे को उठाएंगे। तो लैक ऑफ डेमोक्रेसी यहां पर देखने को मिला। फ्रीडम ऑफ स्पीच यहां पर नहीं था, आप सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते, वरना आपको उठा लिया जाएगा और आपको गायब कर दिया जाएगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि गायब होने की कोई चीज है, तो उसे आप जरूर कम्युनिज्म के बारे में बताएं, सोवियत सिस्टम के बारे में बताएं। यहां केवल जोक्स और कार्टून्स के अंदर लोग अपनी जो है उसको एक्सप्रेस करते थे, अपने डिसेंट को। आपके में भी तो है कॉमरेड, पोटैटोज, नो पोटैटोज, तो वो एक जोक है उस सिस्टम पे। डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, अब कम्युनिस्ट पार्टी तो दूसरे लेवल पे जी रही है। कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह से काम कर रही है कि कोई मतलब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आज तो आपकी सरकार के प्रति सरकार आपके प्रति अकाउंटेबल है। लोकसभा के अंदर जो आपके गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आर होता है, जीरो आर होता है, दुनिया भर की चीजें हैं, मीडिया है। यहां कोई सवाल पूछ रहे उनसे, नो, नो अकाउंटेबिलिटी। सेकंड थिंग इन्होंने क्या किया
कि जो सोवियत सिस्टम था उसमें 15 सोवियत थी, 15 रिपब्लिक्स वर देयर। अब 15 में से एक तो रशिया हो गया, बाकी के लोगों को इन्होंने अपने कल्चरल अफेयर्स तक को मैनेज नहीं करने दिया कि यू मस्ट गेट द परमिशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को बिल्कुल एकदम वो समझ रही है, तो ऐसे में लोग इससे भी बहुत नाराज थे कि बहुत दुखी कर दिया इन लोगों ने। रशियन डोमिनेंस, देखिए इन 15 में से मैंने आपको बताया सुप्रीम सोवियत कहां थी, मॉस्को के अंदर सुप्रीम सोवियत थी। रशिया सबसे बड़ा था, रशियन फेडरेटिव रिपब्लिक उसका नाम था उस समय, अब वो रशियन फेडरेशन हो गया है। तो रशिया सबसे बड़ा था और रशिया की मनमानी चल रही थी वहां पर, क्योंकि सुप्रीम लीडर हर बार रशिया से था। व्लादिमीर लेनिन रशिया से थे, जोसेफ स्टालिन रशिया से थे, उसके बाद निकिता क्रुश्चेव वहां से थे, लियोनिड ब्रेजनेव वहां से थे, उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव वहां से थे, बोरिस येल्त्सिन, वो तो डिसइंटीग्रेशन की बात है। तो सुप्रीम लीडर्स हमेशा रशिया से रहे। फिर इनके साथ एक गड़बड़ होगी कि बैकवर्डनेस। अब ये लोग अपने आप को समझ तो रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन कंपटीशन नहीं है। व्हेन देयर इज नो कंपटीशन देयर इज नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। जब कोई कंपटीशन ही नहीं है, आप अपनी क्लास के अंदर आपके 10 नंबर हैं 20 में से, लेकिन बाकी सब क्या आपसे कम है, नो कंपटीशन, यू आर एंजॉयिंग की मौज हो गई। लेकिन अगर आपके 19 है और आपके दोस्त के 19.5 है, तो देयर इज अ कंपटीशन एंड देन यू विल थिंक, आप उसको हंस के कह रहे हो कि भैया बहुत अच्छा, और अंदर से क्या था नंबर, अगली बार नहीं छोड़ेंगे। तो वही चीज यहां पर थी रियल लाइफ में भी कि अच्छा वो इतने रुपए का प्रॉफिट कर गया, यार मेरे को भी करना पड़ेगा। तो कंपटीशन दिखता है, वो एक दूसरे से कंपीट करते हैं तो लोगों को फायदा होता है। कोई कंपटीशन नहीं था तो बैकवर्डनेस आती चली गई, ये लोग पिछड़ते चले गए। किससे? वेस्ट से। वेस्ट के अंदर जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। और फिर सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई कि इनके लोगों को पता चल गया कि यार वेस्ट में ये सब होता है। बोला हाँ सर ये सब होता है, आपके यहाँ तो कुछ नहीं है। अब वो लोग भी उसमें दिक्कत आ गई। तो ये बैकवर्डनेस हर तरह से थी, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस भी थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, मिलिट्री के ऊपर भी बैकवर्डनेस थी। कोशिश तो कर रहे थे यूएस से बराबरी की, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर इन्होंने, वो कहते हैं ना कि एक और गड़बड़ इन्होंने कर दी कि ये सोवियत यूनियन में कूद गए कि उड़ता हुआ तीर, और इन्होंने फालतू में ही ले लिया। अब ऐसी सिचुएशन में ये सोवियत यूनियन में बुरी तरह से फंस गए। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या वो मेन रीजंस अगर आपसे पूछे जाएं तो क्या है। हालांकि ये डिसएडवांटेजेस भी कहीं ना कहीं इन रीजंस में रिफ्लेक्ट होती। सबसे पहला जो पॉलिटिकल रीजंस पे बात करें तो पॉलिटिकल रीजंस में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी कमियां निकालेंगे। सबसे पहले कोई डेमोक्रेसी नहीं। अब देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं कि कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये बात बहुत छोटी बात नहीं है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, एज अ सीनियर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप एक दिन लगेगा, सिर्फ एक दिन लगेगा आपको मैं जो बता रहा हूं वो पढ़ने में। क्लास 9th की जो बुक है उसके अंदर एक चैप्टर है व्हाट डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी, उस चैप्टर को आप पढ़ें। मैं हर बार बताता हूं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है इसके साथ। जब उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे और जब आप देखेंगे कि देयर वाज नो डेमोक्रेसी, तब आप समझेंगे कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी। पार्लियामेंट है, सब कुछ है, फिर डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? राइट टू वोट है, इलेक्शंस हो रहे हैं, फिर क्यों नहीं है? तब आपको समझ में आएगा। दिस इज नॉट अ वेरी सिंपल लाइन कि देयर वाज लैक ऑफ डेमोक्रेसी। व्हेन यू रीड दैट चैप्टर यू विल रियलाइज कि कितनी बड़ी लाइन है सर ये। और इसीलिए 99% बच्चों के समझ में ही नहीं आती है, वो रटते चले जाते हैं। जिसके समझ में आ जाती है उसी का ही आगे सिस्टम चलता है। तो कोई डेमोक्रेसी वहां नहीं थी। कैसे नहीं थी भाई? रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल, रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल हैव द पावर टू टेक फाइनल डिसीजंस। क्या ये बात सच है? नहीं। पूरे रशिया के अंदर क्या होगा रशियन पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पूरे इंडिया के अंदर क्या होगा इंडियन पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पाकिस्तान के अंदर क्या होगा पाकिस्तान की पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इंडिया चाइना और इन सबसे कुछ उठा करके कुछ लोग ले जाए जाएं और एक यूनियन बना दी जाए, उस यूनियन के अंदर किसी एक पार्टी की डोमिनेंस है, मान लीजिए चाइना की डोमिनेंस है वहां पर, चाइना के अंदर चाइना को वहां पर एक प्रोमिनेंट पोजीशन मिली हुई है और चाइना कोई लॉ बना देता है और हमें वो लोग मानना पड़े, तो क्या हमारे रूलर्स के पास फाइनल डिसीजन हुआ? फाइनल डिसीजन लेने की पावर हुई? नहीं, अपने आप नहीं। तो डेमोक्रेसी की वहां पर कमी थी, क्योंकि रशिया के जो रूलर्स थे वो तो फाइनल डिसीजन ले रहे थे, लेकिन छोटी स्टेट्स को तो वो मानना पड़ रहा था जो सुप्रीम सोवियत यानी कि मॉस्को के अंदर जो सोवियत थी वो बता रही थी। साथ ही साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, फेयर इलेक्शन तो है, फ्री इलेक्शन नहीं है, चॉइसेस नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के पास हारने का कोई स्कोप ही नहीं है, दूसरी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, फ्रीडम नहीं है, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नो स्पीच।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सरकार की गलत चीजों को क्रिटिसाइज कर सके, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को पता चल गया कि यार वेस्ट के अंदर लोग अपनी सरकार के खिलाफ बोल देते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को झुकना भी पड़ता है। बोला हाँ, गवर्नमेंट को झुकना भी पड़ता है। और अच्छा यार, वहां पे ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही है। बोला हाँ जी, ऐसी ऐसी हो रही है। अब इन लोगों का दिमाग खराब हो गया कि यार हमें इतना बेवकूफ समझ रखा आप लोगों ने। तो डिसेंटमेंट यानी कि एंगर उनके अंदर आने लगा और लोगों ने अपोज करना शुरू किया। उसके बाद देखें तो इकोनॉमी खराब होने लग गई। इकोनॉमी के अंदर इन्होंने क्या किया कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के अंदर आपको डिसाइड करना होता है कि पैसा कहां लगाओगे। इन्होंने पैसा लगा दिया आर्मामेंट पे कि न्यूक्लियर बम बनाइए, अमेरिका बम बना रहा है, हमें भी बनाने पड़ेंगे वरना वो हमें बम से उड़ा देंगे। तो पहले आप ये बनाने लग गए। फिर इनकी जो सैटेलाइट स्टेट्स थी, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया और भी जो स्टेट थी, हंगरी, बुल्गारिया, उनकी डेवलपमेंट में कि यार इनको डेवलप करना हमारी जिम्मेदारी है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और गड़बड़ की जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर से कनेक्टिविटी वाला पॉइंट आ जाता है कि इन्होंने दुनिया भर की हर कम्युनिस्ट सरकार को पैसा दिया। इन्होंने चाइना को पैसा दिया, इन्होंने नॉर्थ कोरिया को पैसा दिया, इन्होंने नॉर्थ वियतनाम को पैसा दिया, हथियार दिए, बेशुमार इन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया। और ऐसी सिचुएशन के अंदर इकोनॉमिक स्टैग्नेंसी आने की कंडीशन बन गई। फिर वेजेस बढ़ते गए लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, लेबर काम ही नहीं करके दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में गड़बड़ थी। फिर इन्होंने एक पंगे में पा दे दिए, वो थे जी सोवियत इन्वेजन, जिसको अफगानिस्तान वॉर अब हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। ये लोग फालतू में वहां गए, अपनी बेइज्जती करवाई 10 साल और फिर मुंह उठा करके वापस आ गए और अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी इन लोगों ने कर दी। तो इकोनॉमिक स्टैग्नेंसी एक रीजन रहा। लेकिन यूएस के अंदर इकोनॉमी डेवलप हो रही थी क्योंकि यूएस की जो आपकी सरकार है, सरकार ने टैक्स कलेक्ट किया। नाउ आफ्टर कलेक्टिंग दैट टैक्स, द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग दैट मनी ऑन आर्मामेंट। ठीक है, लेकिन प्राइवेट आदमी के पास जो पैसा है, व्हाट द प्राइवेट पर्संस आर डूइंग, वो लोग क्या कर रहे हैं, दे वर मेकिंग गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स बना रहे हैं, तो अपनी इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये सारे के सारे बेवकूफ हथियार बनाने में लगे हुए हैं कि मार डालेंगे सबको। फिर क्या था कि डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी से लोग बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने हद कर रखी थी। कम्युनिस्ट पार्टी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो मर्जी आए वो करे, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं काम में, किसी को भी कुछ भी कर रही है। फिर कोई पार्टी के खिलाफ बोल रहा है तो उठा लो, मार डालो। पार्टी ब्यूरोक्रेट्स जो थे, यानी कि पार्टी के, आज भी चाइना में भी अगर आप देखें तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज आर्मी इज एन आर्म्ड विंग ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ लेते हैं। तो यहां पर भी आपने देखे कि पार्टी के जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके प्रिविलेजेस ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा थे, उनको ज्यादा मौका मिल रहा है। अब जैसे आप जैसे किसी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, सो यू आर ऑन एयरपोर्ट, अब आपका तो सब कुछ वो लोग चेक कर लेते हैं पूरा का पूरा आपको कि सर ये क्या है, ये कोई भी चीज है तो उसको पूरा खोल डालेंगे और उसको चेक करेंगे एक चीजों को। बट इफ यू आर अ ब्यूरोक्रेट, तो ब्यूरोक्रेट के लिए यू हैव वीवीआईपी लॉन्च, वहां पर आप जाते हैं, एक आदमी आपको रिसीव करने आता है। एंड ऐसा यहां पर कुछ प्रिविलेजेस इन्होंने दिए। ऑर्डिनरी सिटीजन्स को लगा कि यार ये तो बहुत गलत है, ये पार्टी वालों के पास बहुत ही ज्यादा इन लोगों ने सब कुछ ही अपने अंदर ले लिया है। फिर एक सबसे बड़ी गड़बड़ कल्चरल अफेयर्स वाली, लोग परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए कि कल्चरल अफेयर्स तक मैनेज नहीं करने दे रहे आप हमें। तो ये दो पॉइंट जो है आप इनको कनेक्टिविटी के लिए यहां पर जोड़ें, इस तरह से प्लस के साइंस आप लगा दें कि यहां पर भी ये चीज कॉमन है और यहां पर भी ये चीज कॉमन है, फीलिंग ऑफ एलियनेशन। अब लोगों में अलगाव की जो है भावना आने लग जाती है। अब जब ये एलियनेशन की फीलिंग आने लग जाती है तो बड़े बड़े रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ये तो फिर भी यूएसएसआर था। एडमिनिस्ट्रेशन में कमियां है, बहुत स्लो एडमिनिस्ट्रेशन है, काम ही नहीं हो रहा है जैसे कि इंडिया के अंदर पहले होता था। फिर करप्शन कि पैसा तो देना पड़ेगा सर, उसके बाद कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर गड़बड़ क्या हुई, ये एक तो एलियनेशन की फीलिंग पार्टी ब्यूरोक्रेट से भी आई कि लोग बहुत परेशान फील कर रहे थे कि यार हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है यार। और ऊपर से फिर यहां से कनेक्ट करो इससे पॉलिटिकल रीजन से कि इनको पता चल रहा है कि अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में तो इक्वलिटी है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, फिर कल्चरल अफेयर्स तक मैनेज नहीं करने दे रहे। अब यूरोपियन जो पार्ट था, आपने सोवियत यूनियन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सोवियत यूनियन का जो एक था यूरोपियन पार्ट और एक था सेंट्रल एशियन पार्ट।
तो सेंट्रल एशियन पार्ट में, जिसमें तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला जो रीजन था, तो अब इन यूरोपियंस को लग रहा था कि तुम जो है जो सेंट्रल एशिया वाले लोग हो, तुम तो भूखे नंगे हो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम तो हमारे टैक्स की मनी से तुम्हारा डेवलपमेंट करवा रहे हो, तो हम तो तुम्हें अपने साथ रखने के लिए बहुत दुखी हो गए हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा कि नो नो नो, वी विल नॉट पे एनी प्राइस फॉर दीज। तो इन लोगों के लिए अब ये आपस में ही अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। और अब ऐसे सिचुएशन में ये आदमी आता है, मिखाइल गोर्बाचेव। इस मिखाइल गोर्बाचेव ने पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया। इन्होंने दो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, और यकीन मानिए इन दोनों पॉलिसीज ने जो यूएसएसआर का सत्यानाश किया वो किसी ने भी नहीं किया होगा। सबसे पहले ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट होती है ओपननेस, और पेरेस्ट्रोइका होती है रीस्ट्रक्चरिंग। अब आप मुझे बताइए, आपकी जेब में पैसा नहीं, आपकी जेब में कोई पैसा नहीं है, खाने की चीजें नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, बहुत परेशान है आप, और कोई आदमी 10 दिनों से आपको रोज थप्पड़ मार रहा है, रोज सुबह आता है और आपको थप्पड़ मार के चला जाता है, आप उसको मार नहीं सकते। लेकिन एक दिन आपको आजादी दे दी जाए और उसके हाथ बांध दिए जाए, तो मां कसम आप उस आदमी को छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसी सिचुएशन इन्होंने की। लोगों के पास पैसा नहीं, काम नहीं, इकोनॉमिक स्टेगनेंसी की सिचुएशन है, पॉलिटिकली वो बहुत ज्यादा परेशान है, और ऐसे में चाचा मिखाइल गोर्बाचेव ने आकर कहा ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट, ओपननेस, कि नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अब आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, आप पॉलिटिकल ओपननेस है आपके लिए, आप सरकार के कामों के ऊपर सवाल कर सकते हैं। और अब लोगों का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि खाली जेब। अब पेरेस्ट्रोइका कहती है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग क्या? पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग, कि सब कुछ कंट्रोल्ड था ना, डिवोल्व करो, डिवोल्व करो, थोड़ा थोड़ा प्राइवेट लोगों को दो, कहो कि कंपटीशन करें, कंपटीशन करें। वो कंपिटिटिवनेस लानी तो चाहिए इन लोगों ने, लेकिन ये पहले लाना था। पेरेस्ट्रोइका पहले आती, लोगों को काम मिलता, लोगों के अरमान पूरे होते, और जब किसी के अरमान पूरे हो जाएंगे तो ओपननेस से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो कम्युनिस्ट पार्टी को पावर से हटा देंगे। इस भाई ने यह भी कहलवा दिया सबसे कि एंड ऑफ कम्युनिस्ट मोनोपोली, एंड करवा दी, मल्टी पार्टी सिस्टम इन्होंने करवा दिया जून 1990 के अंदर। 1985 में ये जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के, 1988 में यूएसएसआर के सुप्रीम लीडर बने थे। तो ग्लासनोस्ट ने फंसवा दिया इन लोगों को कि लोग अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टी वाले दुखी हो गए कि यार ये इसको हटाओ यार, दुखी कर दिया इसने। तो उन्होंने कूप करने की कोशिश की 1991 के अंदर। ऐसी सिचुएशन के अंदर बोरिस येल्त्सिन साहब आकर के और पार्लियामेंट के सामने खड़े हो गए कि आपको आगे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। और वो लोग खड़े हैं, लोग देख रहे हैं, पब्लिक का सपोर्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी को पता है कि ना, लेकिन येल्त्सिन ने अपना गेम खेल दिया। नाउ येल्त्सिन इमर्ज्ड एज नेशनल हीरो, कि देखिए कितना शानदार आदमी है, अपनी जान देने के लिए आ गया। एंड देन लेटर ऑन ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने टग ऑफ वॉर, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी को तो लग रहा है कि साहब ये बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है ये आदमी, ये तो दबादब सब कुछ हटा रहा है, क्योंकि कम्युनिस्टों से सवाल पूछे जा रहे हैं, पार्टी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से धीरे धीरे रिस्ट्रक्चरिंग होती है, तो लोगों को लग रहा है कि गोर्बाचेव इज नॉट वर्किंग, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो इस टग ऑफ वॉर में दोनों साइड से सपोर्ट चला गया, एंड गोर्बाचेव लॉस्ट ऑल द सपोर्ट्स। और यहां कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स की कूप होती है। उससे पहले एक गड़बड़ हुई कि कम्युनिज्म में रिवोल्ट बहुत पहले भी होते थे। रिजीम्स जो थी, जहां भी यूरोपियन पार्ट्स में रिवोल्ट्स जो थे वो हमेशा से होते आए। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सीरियसली मैं आपको एक बात बताता हूं कनेक्टिविटी से रिलेटेड। मैंने आपको इसमें बताया कि आपने देयर इज अ लैक ऑफ डेमोक्रेसी। इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है। इस लाइन का मतलब समझने के लिए आपको क्लास 9th की बुक 1 जो है, सॉरी बुक जो है पॉलिटिकल साइंस की, उसका एक चैप्टर है व्हाट डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी, उसको आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और भी मैंने आपको यहां पर बहुत सारे कनेक्टिंग पॉइंट्स आपको समझाए। यहां भी एक कनेक्टिंग पॉइंट है। 1989 के अंदर पोलैंड जो था पहली ऐसी कंट्री थी जहां इलेक्शन हुए और कम्युनिस्ट हार गए। पोलैंड के अंदर 100 सीटें थी और कम्युनिस्ट पार्टी के पास एक सीट आई, एक सीट। 99 सीट्स एक दूसरी पार्टी जिसका नाम था सॉलिडारिटी, वो जीत गई और वहां प्रेसिडेंट बने लेक वालेसा। अब क्वेश्चन उठता है कि 1989 में पोलैंड में सरकार क्यों गिर गई? पहले क्यों नहीं गिरी भाई? पहले भी तो रिवोल्ट होते थे, तो अब क्यों ऐसा हो गया?
तो फर्स्ट रीजन कि दिस मैन केम, इस आदमी ने कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी जो थी, इसने पोलैंड की रक्षा के लिए आर्मी भेजी नहीं। पोलैंड वाज हेडेड बाय जनरल जेरुजेल्स्की। जनरल जेरुजेल्स्की ही वाज अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम सोवियत। अब जनरल जेरुजेल्स्की की गवर्नमेंट को इसने सपोर्ट नहीं किया, आर्मी नहीं भेजी, और उन लोगों ने मिलकर के, सॉलिडेरिटी वालों ने पूरे देश के अंदर 1 करोड़ मेंबर थे उनके, और लपेट दिया। तो कनेक्टिविटी आपको समझ में आएगी उस चैप्टर में, क्लास 9th में। अब वो चैप्टर हट गया, उसकी ऑनलाइन पीडीएफ मिलेगी आपको। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, उसका फर्स्ट ही चैप्टर है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। उस चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, और उस चैप्टर में एक सब हेडिंग है पोलैंड। उसको आप प्लीज पढ़ें, एंड देन यू विल रियलाइज व्हाट द रियल गेम ऑफ कनेक्टिविटी इज। आपको तब समझ में आएगा कि कनेक्टिविटी कितनी जरूरी है। तो 1989 के अंदर पोलैंड के अंदर रिजीम गिरती है, क्योंकि पोलैंड में एक तो रिवोल्ट, ऊपर से इस आदमी ने अपनी आर्मी भेजने से मना कर दिया। कम्युनिज्म ने इससे पहले के सभी रूलर्स ने अपनी आर्मी भेजी, लोगों को बचा लिया, वहां पर सरकारों को बचा लिया, और ऐसे कर करके देयर इज अ वर्ड डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट, क्लास 10th एनसीईआरटी यू हैव रेड अबाउट डोमिनो इफेक्ट, बट अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, डोमिनो इफेक्ट का मतलब होता है, मैं ताश रख देता हूं, कार्ड सीधे लाइन में, और मैं अगर एक कार्ड गिरा दूं तो सारे कार्ड गिरते चले जाएंगे। डोमिनो इफेक्ट कहता है कि एक जगह कम्युनिज्म आ गया तो सब जगह कम्युनिज्म आ जाएगा, एक जगह कम्युनिज्म गिर गया तो सब जगह कम्युनिज्म गिर जाएगा। तो डोमिनो इफेक्ट की सिचुएशन क्रिएट होती है। पोलैंड आता है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया, यूक्रेन, हंगरी, सब जगह कम्युनिज्म की हालत खराब हो जाती है। ये आपको याद रखना है। अब एक आता है इमीडिएट रीजन, हर किसी चीज का एक इमीडिएट रीजन होता है। आपको पता ही है 1857 के अंदर जो रिवोल्ट होता है, उस रिवोल्ट में भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन इमीडिएट रीजन क्या था? एक रूमर कि जो एनफील्ड राइफल की जो गोलियां थी, दे हैड द फैट ऑफ हुम, पिग्स एंड काउज। तो हिंदूज और मुस्लिम साइड की दिस इज एन अटैक ऑन आवर रिलीजन, और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो अब फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सॉवरेनिटी, नेशनलिज्म की फीलिंग क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी थी पहले से ही, आपने देखा पूरा का पूरा चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म की, यार राष्ट्रवाद की भावना जाग गई कि व्हाई वी आर फॉलोइंग द रूल्स मेड बाय सुप्रीम सोवियत। हम क्यों माने, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी, हम अपनी सरकार को चुनेंगे, और हमें ये सिस्टम पसंद नहीं है। तो दे सेड कि अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, हमें माफ कर दीजिए, ब्रेकअप। और सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 के अंदर। आपको बता दूं 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव रिजाइन कर देते हैं एज द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, और यहां डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो डिसइंटीग्रेशन 25 दिसंबर 1991, यहां डिसइंटीग्रेशन हो गया। अनाउंसमेंट की गई, बोरिस येल्त्सिन आए। रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये रशिया, बेलारूस, यूक्रेन तीनों ने मिलकर के अनाउंस किया कि कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया है, मल्टी पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, डेमोक्रेसी की घोषणा कर दी गई है, सोवियत यूनियन ऑफिशियली डिसबैंड कर दिया गया है। अब यहां क्या हुआ, कंसिक्वेंसेस तो देखेंगे, लेकिन इसके इमीडिएट बाद क्या हुआ? इमीडिएट बाद क्या होता है कि यूएन के अंदर रशिया को जो है यूएसएसआर का सक्सेसर मान लिया गया। कि यूएसएसआर का सक्सेसर मतलब अब यूएसएसआर के साथ जो भी ट्रीटीज थी, कौन कौन सी ट्रीटी थी? रिमेंबर, सोल्ट 1, सोल्ट 2, स्टार्ट 1, 3 ट्रीटीज हो चुकी थी। तो ये 3 ट्रीटी किसके ऊपर लागू होंगी? यूएसएसआर के ऊपर। सेकंड थिंग कि रशिया के ऊपर लागू होंगी। दूसरी बात ये कि न्यूक्लियर वेपन्स केवल रशिया के पास रहेंगे और किसी के पास नहीं रहेंगे। रशिया यूएन के अंदर परमानेंट मेंबर बनता है, लेकिन क्या हुआ कि 15 रिपब्लिक्स जो थे, इन 15 में से 12 रिपब्लिक्स ने साथ रहने की कही। लिथुआनिया, एस्टोनिया और लैटविया, ये 3 ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने मना कर दिया, नो वी विल नॉट स्टे विद यू। तो इन 12 कंट्रीज ने बनाया CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये पूरा का पूरा टॉपिक है, डिस्कस करेंगे हम अभी। अब हम देखते हैं कि डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि किसी चीज के खत्म होने के बाद क्या होगा। ये कुछ हद तक डिपेंड करता है कि उसके होते हुए क्या था। जैसे आपका पड़ोसी आपसे रोज झगड़ा करता है, वो रोज दारू पी करके आता है और आपसे लड़ता है, आपका पड़ोसी वो जगह छोड़ करके चला जाए तो क्या होगा? आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो कोल्ड वॉर खत्म हो गई। कोल्ड वॉर खत्म हो गई, इसका मतलब है कि अलायंसेस खत्म हो गई एक तरीके से। नेटो है, वॉर्सो पैक्ट नहीं है। आर्म्स रेस जो थी वो खत्म हो गई।
स्पेस रेस जो थी वो खत्म होगी, तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर राइवलरीज थी, वो मिलिट्री की वो जो टेंशन, वो वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई थी, वो सब खत्म होगी। एमरजेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी, पहले बाइपोलैरिटी थी। बाइपोलैरिटी का मतलब होता है व्हेन देयर आर टू डिस्टिंक्टिव पोल्स, एक वर्ल्ड में दो डिस्टिंक्टिव पोल्स हैं, दो डिस्टिंक्टिव पावर्स हैं, एंड दे आर अपोजिंग ईच अदर। यूएसएसआर कह रहा है कि नो दिस इज राइट, यूएसए इज सेइंग नो यू आर रॉन्ग, हम सही है। तो when they both oppose each other, that is known as bipolarity. And now what came? Unipolarity, यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड आता है, यूएस ओनली सुपर पावर। देखिए पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी तो थी कि यार यूनिपोलर होगा कि मल्टीपोलर, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस बड़ी बड़ी पावर्स थी, बट यूएस ओवर पावर्ड एवरीवन। पूरे यूएस की डोमिनेंस थी, यूएस हेगमनी का जो चैप्टर था, पूरे यूएस ने वर्ल्ड को 6 पार्ट्स में, 6 कमांड में डिवाइड करके अपनी आर्मी नेवी सब जगह डिप्लॉय कर रखी है। तो नो वन हैड द करेज टू स्पीक अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूएस सुपर पावर बना। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखें कि कम्युनिज्म को हटाया गया और इसके अंदर कैपिटलिज्म को लाया गया। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर ला दी गई कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म के साथ इन्होंने ला दी लिबरल डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो अब ये जो था, ये पूरे वर्ल्ड में नया ऑर्डर था, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, डेमोक्रेसी एंड न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, दिस कैपिटलिज्म। ये अपने वाला एनआईओ नहीं है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नहीं है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर में अब कैपिटलिज्म प्रिवेल करेगी। अब क्या हुआ, कैपिटलिज्म कैसे करेगी कि आपको पैसा चाहिए, when you need the money so you will go to the banks, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ केवल यही दो लोन दे रहे हैं, एंड दे वर हेडेड बाय यूएस। वर्ल्ड बैंक के अंदर तो आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा यूएस का ही सिटीजन होता है, उसको अपॉइंट ही यूएस का फाइनेंस मिनिस्टर, जो यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी है, वो उसको अपॉइंट करता है। तो कैपिटलिज्म में आप देखेंगे कि अब आप गए कि सर हमें लोन चाहिए, हाँ लोन दे देंगे, बस आप डेमोक्रेसी अपना लीजिए और कैपिटलिज्म अपना लीजिए। ये दो कंडीशंस शॉक थेरेपी में हम देखेंगे पूरे डिटेल में। इन दो चीजों की डिमांड जब की गई तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये प्रिवेल करने लगी। अब न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मतलब है कि इससे ब्रेकअप हो के सबने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित की, तो बहुत सारी स्टेट्स इंडिया वर्ल्ड के सामने आई। शिफ्टिंग अलाइनमेंट इन इंटरनेशनल अरेना का मतलब है कि पहले रिलेशंस अलग अलग थे। अब जैसे वॉर्सो पैक्ट के मेंबर थे, जो वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स हैं वो किसी और के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, वो किसी और के साथ अलायंसेस नहीं कर सकते थे। कम्युनिज्म में आपस में ही थे, कौन कौन, उसमें भी आप आपस में ही काम करेंगे। लेकिन अब वेस्ट के साथ भी रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, यूएन में भी जा रहे हैं, नेटो के मेंबर भी बन रहे हैं। शॉक थेरेपी क्या है, सिक्स्थ, ये हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि शॉक थेरेपी क्या है।